तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है हमारी योजनाएं, जो हम स्पेशल बैच के थ्रू कवर कर रहे हैं। पर डे 10 योजनाओं को कवर करते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर हम उन्हीं में से 2 योजनाओं को डेली डिस्कस करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज हम जिन योजनाओं पर डिस्कशन करेंगे वो है मनरेगा, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना रही है, और इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय की और पूरे भारत में इसको सबसे बड़ी रोजगार योजना कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो इसको अधिनियमित कब किया गया था? 5 सितंबर 2005 को इस अधिनियम को बनाया गया था। ठीक है, यह एक पूरा का पूरा एक्ट है, मनरेगा एक्ट 5 सितंबर 2005 को अधिनियमित हुआ था। इस एक्ट को लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को, यानी शुरुआत इसकी 2 फरवरी 2006 से हो गई थी। इसलिए मनरेगा दिवस भी 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह एक प्रमुख योजना है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे तो अधिनियम को पहली बार पीवी नरसिम्हा राव द्वारा वर्ष 1991 में प्रस्तावित किया गया था, और 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में इसे लागू किया गया था। सबसे पहले पायलट आधार पर इसे 200 जिलों में लागू किया गया था। फिर ये 200 जिलों में जब इसकी सफलता दिखने लगी तो पायलट अनुभव के आधार पर नरेगा को 1 अप्रैल 2008 से भारत के सभी जिलों में शामिल करने के लिए तैयार किया गया, और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी नरेगा योजना कर दिया गया था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज किया गया और मनरेगा कर दिया गया। पहले इसका नाम नरेगा था। इसके बाद देखें तो इस कानून को सरकार द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यक्रम कहा जाता है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको रोजगार की गारंटी दी जाती है। ठीक है, विकास रिपोर्ट 2014 में विश्व बैंक ने इसे ग्रामीण विकास का तार्किक उदाहरण कहा था। आगे बात करें तो मनरेगा को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसके लिए परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल मैनुअल काम करने के लिए नियोजित किया गया था। तो यहाँ पर जो मेन चीज है वो 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार और अकुशल श्रम काम करने के लिए नियोजित किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी स्किल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कोई भी काम कर सकता है इस योजना के अंतर्गत। और मनरेगा का एक और उद्देश्य है कि टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना, जैसे कि सड़कों का निर्माण करना, नहरों का निर्माण करना, तालाबों का निर्माण करना, कुओं का निर्माण करना, और इनके निर्माण में जो लेबर का वर्क होता है वो मनरेगा के थ्रू पूरा करवाया जाएगा। लेबर वर्क आवेदक के निवास से 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, और न्यूनतम मजदूरी पर भुगतान करना होता है। यानी कि जिस स्थान पर आप रह रहे हैं वहां से 5 किलोमीटर के दायरे में आपको रोजगार दिया जाएगा, और यदि इससे बाहर के दायरे में आपको रोजगार दिया जाता है तो कोशिश की जाती है कि ब्लॉक के भीतर ही आपको रोजगार प्रदान कर दिया जाए। और यदि ब्लॉक में ही आपको रोजगार दिया गया है लेकिन 5 किलोमीटर दायरे से बाहर है वो, तो फिर वहां पर आपको अतिरिक्त परिवहन और रहने के खर्च को पूरा करने के लिए जो भी आपको मजदूरी मिलती है उसका 10% अतिरिक्त मजदूरी के रूप में आपको दिया जाता है। आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया गया है तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता के हकदार होते हैं, और इस प्रकार मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार बन जाता है। तो जरूरी है कि 15 दिनों के अंदर आप रोजगार प्रदान कराएं। अब वित्तीय सहायता की बात करें तो वित्तीय सहायता केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः 90 और 10 के अनुपात में प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2004 से अधिसूचित जो न्यूनतम मजदूरी है वो 374 रुपए प्रतिदिन पुरुष और महिला श्रमिकों को बराबर दी जा रही है। अगर हम बात करें मजदूरी का भुगतान किस तरीके से किया जाता है तो या तो साप्ताहिक रहता है या पाक्षिक आधार पर श्रमिकों के बचत बैंक डाकघर खातों के माध्यम से इसको ट्रांसफर किया जाता है। मजदूरी और सामग्री का अनुपात कितना होना चाहिए तो जिला स्तर पर 60:40 मजदूरी और सामग्री अनुपात बनाए रखा जाता है। बजट 2025-26 में इसको 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, और 2024-25 में 243.45 करोड़ दिवस रोजगार सृजित किया गया है इस योजना के अंतर्गत।
आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश के बजट 2024-25 में इसको 5060 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे। ठीक है, अब हम दूसरी योजना देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अब इसको दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कहा जाता है। शुरुआत इसकी जून 2011 में हुई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना चलाई जा रही है और इस मिशन को दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस मिशन को विश्व बैंक ने भी आंशिक रूप से निवेश सहायता से समर्थन दिया है, यानी कि विश्व बैंक भी इसमें भागीदार है, पार्टनर है, इसको फंड करता है। आगे बात करें तो इस मिशन का जो मकसद है, ग्रामीण गरीबों को सतत आजीविका संवर्धन और बेहतर वित्तीय सेवाएं देना है और ग्रामीण गरीबों की घरेलू आय को बढ़ाना है। 29 मार्च 2016 से यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है और केंद्रीय और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से परियोजनाओं को निधि देती हैं। लाभार्थियों की बात करें तो इसके लाभार्थी जो होते हैं वो गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति होते हैं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के रूप में जाना जाता था। ठीक है, बजट 2025-26 में इसके लिए 19,005 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, दीनदयाल अंत्योदय NRLM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक प्रमुख उप योजना है। ये योजना महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। यह भी ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है और यहाँ पर हम मंत्रालय वाइज योजनाओं को कवर कर रहे हैं। तो मंत्रालय वाइज योजना से क्या होगा कि सारी इंपोर्टेंट योजनाएं कवर हो जाएंगी और कोई भी इंपोर्टेंट योजना रह नहीं जाएगी। ये जो भी योजनाएं यहाँ कवर करवाई जा रही हैं ये सारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो इन्हीं योजनाओं के बारे में वहां पर दिया गया है। ठीक है, भले ही कुछ योजनाएं पुरानी हैं पर वो इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि वो उनके लिए अभी भी बजट जारी किया जा रहा है। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। तो इसको लॉन्च कब किया गया था? 20 नवंबर 2016 को और प्रभावी ये पहले से ही थी 1 अप्रैल 2016 से, जब इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर पुनर्गठित किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में। ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजना है और इसको आगरा उत्तर प्रदेश से आरंभ किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इंदिरा आवास योजना को 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। उद्देश्य क्या था कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे ग्रामीण परिवारों को आवासीय इकाइयों के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाए। तो जिनके कच्चे मकान थे उनको पक्के मकान के रूप में उनका उन्नयन किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा उनके मकानों को, और जिनके पास घर ही नहीं था तो उनको ग्रामीण आवास प्रदान किया जाएगा। आगे देखें तो 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 1.30 लाख रुपए की मौजूदा प्रति इकाई सहायता पर 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी 9 अगस्त 2024 को। तो अपडेटेड डाटा है, बिल्कुल अपडेटेड डाटा का यूज किया जा रहा है। फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लगभग 2 करोड़ 69 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। ठीक है, 2022 तक लक्ष्य रखा गया था कि 2 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। फिर इसके बाद 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण की बात करने लगे, तो यहाँ पर अब लगभग 4 से 5 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 2 करोड़ 69 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आगे बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें न्यूनतम इकाई यानी घर का आकार कितना होगा? 25 वर्ग मीटर घर का आकार होगा, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए एक समर्पित क्षेत्र शामिल है, यानी एक किचन अलग से शामिल है उसमें। लाभार्थी स्थानीय सामग्रियों और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण घरों का निर्माण कर सकता है, यानी कि उसको पैसा दे दिया जाएगा, वो अपनी खुद की सामग्री खरीदे, खुद के राजमिस्त्री लगा ले, खुद के लेबर लगा ले, उसको जिस तरीके से भी निर्माण करना है। आगे बात करें तो वित्त वर्ष 2024 से 29 के लिए कुल परिव्यय कितना था? 3,06,137 करोड़ रुपए। और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बात करें खाली तो 54,500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। 2025-26 में इसको 54,832 करोड़ रुपए दिया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए वार्षिक प्रावधान से 95% धनराशि नए घरों के निर्माण के लिए निर्धारित की गई है। इसमें केंद्र और राज्य स्तर पर योजना के प्रशासन के लिए प्रशासनिक निधि के लिए 2% आवंटन शामिल है। तो जो भी बजट दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत 95% धनराशि का यूज है जो नए घरों के निर्माण के लिए किया जाता है। बाकी रह गए 5% में से 3% में उन्नयन होता है, यानी अपग्रेड होता है घरों का। 5% की जो धनराशि बची, अब उसमें 3% धनराशि का उपयोग मकानों के अपग्रेडेशन में किया जाता है और 2% राशि का यूज केंद्र और राज्य स्तर पर योजना प्रशासन के लिए प्रशासनिक निधि के रूप में आवंटित किया जाता है। तो इस तरीके से ये आज 3 योजनाएं हमने यहाँ पर देखी और इन 3 योजनाओं में कोशिश की है कि सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर कर दिया जाए। ठीक है, कोई भी चीज छूटने ना पाए जो इम्पोर्टेंट हो सकती है, जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है इस योजना में, हम देख लेते हैं। जैसे मनरेगा के संबंध में हमसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि मनरेगा को कब अधिनियमित किया गया था, या 3 स्टेटमेंट दे देगा कि इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाता है। इस योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी। इस योजना को कब पूरे भारत में एक साथ लागू किया गया था, यहाँ पर 1 अप्रैल 2008। तो इस तरीके से आप लोगों के फैक्ट आपको पता होने चाहिए, जो मेन फैक्ट होते हैं। ठीक है, मेन डेटें जो याद होनी चाहिए आपको। साथ ही साथ इस योजना के लिए कितना बजट दिया गया है, ये सारी चीजें जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अभी न्यूनतम मजदूरी कितने रुपए चल रही है, तो ये अपडेट भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे अभी 374 रुपए अपडेट मजदूरी है, जो न्यूनतम मजदूरी है इतनी देनी होती है सभी को। और इसका फंडिंग पैटर्न क्या होता है, अभी हमने पिछले टॉपिक की क्विज भी करवाई थी अपने ग्रुप पर, तो वो भी देख लीजिए आप किस तरीके से क्विजेस होती हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करते हैं यहाँ पर। जैसे एक क्वेश्चन आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ई नाम के संबंध में गलत कथन का चुनाव करें। इस योजना का प्रारंभ 200 करोड़ रुपए की धनराशि से किया गया था। इस पोर्टल को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया था। इस योजना को पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अब यहाँ पर आपको गलत कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर जैसा आपने पिछले टॉपिक्स में देखा भी होगा, पीडीएफ में इसके बारे में सारी चीजें कवर की गई थी। तो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर उपयुक्त में से कोई भी विकल्प गलत नहीं है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन अपात्र की श्रेणी में आता है, यानी कौन कौन अपात्र होता है। तो सभी संस्थागत भूमि धारक अपात्र होते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले धारक भी अपात्र होते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले धारक भी अपात्र होते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले धारक अपात्र नहीं होते हैं, यानी कि 1, 2, 3 अपात्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संबंध में सही कथन का चुनाव करना था। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2011 10-11 में की गई थी। वर्ष 2020 में इस योजना का नाम बदल दिया गया था और योजना के अंतर्गत मूल्य श्रृंखला संवर्धन से जुड़े उत्पादन मॉडल को हतोत्साहित किया जाता है। योजना के अंतर्गत कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया जाता है, या फिर उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें से केवल एक ही विकल्प सही था, यानी योजना के अंतर्गत कृषि और उनसे जुड़े क्षेत्रों के विकास पर जो है ध्यान दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। पर डे 10 योजनाएं दी जाती हैं। 10 योजनाओं पे 40 से 45 क्वेश्चन के बीच में आपको कवर करवाए जाते हैं। बाकी हम यहाँ पर 3 योजनाएं तो डेली कवर करते ही रहेंगे। जो भी आपको 3 योजनाओं का फैक्ट मिले वो आप नोट करते जाइए। और जो लोग ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं उनके लिए ही अभी ऑफर चल रहा है फीस में, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 10 डेली योजना कवर की जाती हैं और 10 योजना का डेली कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाता है। 10 योजना डेली कंटेंट और उस पर 35 से 40 क्वेश्चन की टॉपिक को कवर करने के लिए 30 से 35 से 40 क्वेश्चन की आपकी क्विज करवाई जाती है। इसके बाद डेली डिस्कशन होगा योजनाओं पर, और इस डिस्कशन ग्रुप में केवल उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाती है जो रोज क्विज को टॉप करते हैं। ठीक है, और इस डिस्कशन में हमारे द्वारा वॉइस चैट की जाएगी सभी छात्रों के साथ मिलकर, और वहां पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा। तो
यहाँ पर जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो फी पे करके व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज कर दें स्क्रीनशॉट, आपको योजना ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको ये क्लास कैसी लगी और योजनाओं से संबंधित ये कंटेंट आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।